बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने वेक्टर एडिशन का टॉपिक शुरू किया था। मैंने कहा था दो मेजर मेथड्स हैं, दो बड़े बड़े तरीक़े हैं। एक ग्राफिकल मेथड है, दूसरा एनालिटिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड का क्या मतलब था? हम वेक्टर्स को ड्रॉ करेंगे। और एनालिटिकल मेथड का क्या मतलब था? हम मैथ यूज़ करेंगे, फॉर्मूले यूज़ करेंगे। ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड हमने डिटेल में पढ़ लिया था। और ग्राफिकल मेथड में भी जो हम एक्चुअल में रूल लगा रहे थे वो हेड टू टेल रूल था। वो क्या था? हेड टू टेल रूल। कि अगर आपको वेक्टर्स को ऐड करना है तो पहले वेक्टर को ड्रॉ कर दो, पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल मिला दो, दूसरे वेक्टर के हेड पे तीसरे वेक्टर की टेल मिला दो, तीसरे वेक्टर के हेड पे चौथे वेक्टर की, जितने भी वेक्टर्स हैं इस तरह जमा कर दो। जो रिजल्टेंट होगा, जो कंबाइन वेक्टर होगा, वो क्या होगा? पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड को मिला देंगे। सही है। तो अगर तो हम इस मेथड से सिर्फ दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो तीसरा क्या होगा? रिजल्टेंट। तो क्या बनेंगे? एक ट्राइंगल। इसको हमने क्या कह दिया था? ट्राइंगल लॉ। तो जब इस मेथड से दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो उसको क्या कहते हैं? ट्राइंगल लॉ। और दो से ज़्यादा को ऐड करेंगे फिर ट्राइंगल नहीं बनता। तीन को, चार को, उसको क्या कह दिया था? पॉलीगॉन लॉ। तो बहरहाल दोनों हैं इसी मेथड के। इस मेथड के जो प्रॉब्लम्स हैं वो दो बड़े बड़े ये हैं कि अगर तो मैं आपको कहूँ 20 वेक्टर्स जमा करने, कितने वेक्टर्स जमा करने? अब आपने सबसे पहले 20 का स्केल इक्वल करना है। पहले स्केलिंग लेते थे ना। कल हमने क्या लिए थे? वेक्टर 16 न्यूटन और 10 न्यूटन। तो हमने फर्ज कर लिया था कि 2 न्यूटन में 1 सेंटीमीटर है, तो 10 न्यूटन 5 सेंटीमीटर हो गया था और 16 न्यूटन 8 सेंटीमीटर। पहले तो सबके लिए स्केल लोगे, फिर सबको ड्रॉ करोगे कि इसको इतने सेंटीमीटर ड्रॉ करना, इसको, फिर सबको मिलाओगे। और अगेन अगर हमने ज़रा सा 8 को 8.1 कर दिया या 7.9 कर दिया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये थका देने वाला होता है। TDS का मतलब होता है थका देने वाला, मुशक्क़त वाला। ख़ासकर जब वेक्टर्स ज़्यादा हो जाएंगे। जब एक दो वेक्टर्स को ऐड करें शायद फिर हमें इतना मुश्किल ना लगे, लेकिन 8-10 वेक्टर्स को ऐड करना है तो हमें थोड़ा सा क्या होगी कि यार स्केल लेना है, ख्याल भी करना है, लाइन आगे पीछे ना हो जाए, टेढ़ी ना हो जाए, 30 डिग्री का एंगल लेना है। एंगल 30 से बड़ा छोटा ले लिया तो भी क्या होगा? आंसर गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं? किसी ने किया नहीं होमवर्क, पता ही नहीं है। मैंने कहा था प्रोटेक्टर लेना, एंगल्स ड्रॉ करना, समझ में आएगा। थोड़ा सा एंगल ड्रॉ करने में भी आपको क्या करना पड़ता है? थोड़ा सा गौर करना पड़ता है। ऐसे ही नहीं आंखें बंद करके नहीं ड्रॉ कर देते। सही है। तो भाई घर का काम करके लाते तो आज बेहतर समझ में आता। खैर, इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर हमने दो ही वेक्टर्स को ऐड करना है, चलो ज़्यादा नहीं है, लेकिन F1 है 10,000 न्यूटन और F2 है 10 न्यूटन। F1 कितना है? 10,000। F2 है। अब इन दोनों के लिए मैं क्या स्केल लूँ कि मैं दोनों को ड्रॉ कर सकूँ? क्या लूँ? हाफ ले लूँ, मतलब 5 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर ले लूँ। तो 10 न्यूटन के लिए कितने हो जाएंगे? 2 सेंटीमीटर। और 10,000 न्यूटन के लिए कितने हो जाएंगे? 5 न्यूटन में 1 सेंटीमीटर है, तो 10 न्यूटन में 2 सेंटीमीटर है। तो बेसिकली आपने इसको 5 से डिवाइड किया है ना। आप कह रहे हो 5 न्यूटन में 1 सेंटीमीटर है, 10 न्यूटन में 10 में 2 है, 20 में कितने होंगे? 4। 100 में कितने होंगे? 20। बेसिकली 5 से डिवाइड हो रहा है ना। 10 में 2, 5 से डिवाइड किया। 20 में 4, 20 को 5 से डिवाइड किया। 100 में 20 होंगे, 100 को 5 से, तो भाई 10,000 में कितने होंगे? 5 से डिवाइड करोगे 2,000 होंगे ना भाई। अब 10 में 2 होंगे तो 10,000 में 2,000 होंगे ना यार। सीधी सी मैथ है। 2,000 क्या? सेंटीमीटर। ये 100 सेंटीमीटर है भाई साहब, ये 100 सेंटीमीटर है। ये कॉपी पर ड्रॉ कर सकते हो? 2000 सेंटीमीटर ड्रॉ नहीं होगा। क्या करें फिर?
इसके हिसाब से ले लेते हैं, इसके हिसाब से ले लेते हैं। 1000 न्यूटन 1 सेंटीमीटर, तो 2000 न्यूटन 2 सेंटीमीटर, 10,000 न्यूटन, चलो ये तो हो गया 10 सेंटीमीटर। अब 1000 न्यूटन 1 सेंटीमीटर है तो 10 न्यूटन कितना होगा? 1000 न्यूटन 1 सेंटीमीटर है, 10,000 न्यूटन, तो बेसिकली अब आप इसको 1000 से डिवाइड कर रहे हो। 10,000 बटे 1000 क्या होगा? 10। इसको जब 1000 से डिवाइड करोगे 0.01, अगेन स्केल से ड्रॉ नहीं कर सकते। समरी ये है, छोटे वाले को फिट करोगे बड़ा वाला निकल जाएगा, बड़े वाले को फिट करोगे छोटे वाला निकल जाएगा, दोनों को आप कॉमन स्केल पर नहीं ला सकते। तो इनको तो हम ड्रॉ ही नहीं कर सकते भाई अपनी कॉपी पे या इवन के वाइट बोर्ड पे। तो ग्राफिकल मेथड क्या हो गया? रह गया। ग्राफिकल मेथड क्या हो गया? लेकिन ये बहुत कम होगा, नॉर्मली इतना फ़र्क नहीं होता मैग्नीट्यूड में, लेकिन बहरहाल अगर होगा तो ये प्रॉब्लम अगर मैग्नीट्यूड्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा तो फिर स्केलिंग का प्रॉब्लम, तो बोलो ना स्केलिंग का प्रॉब्लम होगा। अभी भी शर्मा रहे हैं। ओ भाई टेक नहीं लगा, आ गया। स्केलिंग का प्रॉब्लम कब होगा? जब मैग्नीट्यूड में बहुत ज़्यादा, मर्दों की तरह बोलो, मैग्नीट्यूड में बहुत ज़्यादा, हाँ, ये तो औरतें शर्मा। कबूल है जी, कबूल है जी। अरे यार एनर्जी लाओ, पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो? ठीक है, तो तरीक़ाकार क्या है कि हम इसका हल, एनालिटिकल मेथड में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें तो हम फॉर्मूले लगाते हैं। तो एनालिटिकल मेथड में भी दो तरीके हैं, पैरेललोग्राम लॉ और रेक्टेंगल कंपोनेंट। पैरेललोग्राम लॉ भी ग्राफिकल मेथड में भी यूज़ होता है और एनालिटिकल मेथड में भी, अभी मैं समझा देता हूँ। तो पहले नंबर पे हम पैरेललोग्राम लॉ पढ़ते हैं। अगेन फर्स्ट ग्रेड में हमारे दो वेक्टर्स हैं, एक ए है दूसरा, इन दोनों को हमने ऐड करना है। तो देखिए ए तो स्ट्रेट है, बी अगेन किसी एंगल पे है। बी क्या कर रहा है? कोई एंगल बना रहा है थीटा। तो मेथड वही है, आप ए और बी की टेल को मिलाएं। ए और बी की पैरेललोग्राम मेथड ये कहता है। तो ए वेक्टर मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ए से बी की टेल को मिलाया, उतने एंगल पे मिलाया जितना एंगल बी ने यहाँ बनाया हुआ। सही है भाई? तो ये टेल से टेल मिल गई, दुम से दुम मिल गई। ये मेथड कहता क्या है फिर? अब आप पैरेललोग्राम पूरी करो। पैरेललोग्राम किसको कहते हैं भाई? पैरेललोग्राम इस शक्ल को कहते हैं ना, जिसके आमने सामने की साइड बराबर हो। ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 उसकी साइड्स होती हैं और आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं। एंगल 90 डिग्री के नहीं होते। ये पैरेललोग्राम है। तो अब पैरेललोग्राम को कंप्लीट करना है, तो ये तो 2 साइड हैं, तो इसके सामने भी लाइन ड्रॉ कर दी डॉट 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 करके, और इसके सामने भी लाइन ड्रॉ कर दी डॉट डॉट करके। इसी तरह टेढ़ी बनानी पड़ेगी जितनी है, ताकि पैरेललोग्राम क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ये डॉट डॉट ये शो कर रहा है कि हमने ये 2 खुद ड्रॉ किए हैं। ये तो ए और बी एक्चुअल वेक्टर्स हैं। पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गई। अब ये मेथड क्या कहता है? जो रिजल्टेंट होगा, जहां आपने दोनों की दुमों को मिलाया है, किसको मिलाया है? दुमों को मिलाया है, टेल्स को मिलाया है, वहां से रिजल्टेंट स्टार्ट होगा। वहां से रिजल्टेंट की टेल निकलेगी और पैरेललोग्राम के दूसरे, इसको डायगोनल कहते हैं, डायगोनल। पैरेललोग्राम का ऐसा डायगोनल, डायगोनल का मतलब ये जो आप दरमियान से लड़ ड्रॉ करते, जो इस एंड से निकलेगा और इस एंड तक पहुंच जाएगा, ये वो आपका रिजल्टेंट है आर, जो क्या है? ए प्लस बी। अगर मैं अगेन वही आपसे बात करूं, अगर मैं फोर्सेस की बात करूं, अगर मैं कहूं ये F1 है और ये F2 है, तो फिर ये क्या F है और ये क्या F1 प्लस। आगे कल भी मैंने समझाया था, जब जनरल बात करते हैं तो कहते हैं फर्ज करें ए और बी हैं। ठीक है, तो आर आपका रिजल्टेंट है। अगर आपने वही स्केलिंग प्रॉपर ली हुई है, प्रॉपर स्केलिंग ली हुई है जो कल हमने समझा था, तो अब अगेन आप आर की लंबाई नाप लोगे, वो आपका क्या होगा? आर का मैग्नीट्यूड होगा। समझ रहे हो? ये अगर वही हमने स्केल लिया हुआ है प्रॉपर, फर्ज करें ये वही 2 वेक्टर्स हैं, ये 16 वाला, ये 8 वाला है, तो हमने 8 सेंटीमीटर ड्रॉ किया हुआ और 5 सेंटीमीटर वाला, तो इसकी लंबाई नाप लेंगे, ये क्या होगा? हमारा रिजल्टेंट होगा।
तो ग्राफिकल मेथड में भी ये यूज हो सकता है, लेकिन हमने इससे समझना है अपने फॉर्मूले को। खैर, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये जो एंगल बना रहा है वेक्टर ए के साथ, ये एंगल का एरो बना रहा हूं कि ए से, बी से भी एंगल बन सकता है, इस एंगल को हम कहेंगे अल्फा, इस एंगल को हम क्या कहेंगे? अब इसके लिए ये सिर्फ समझाया है आपसे, आप कहेंगे सर तो फिर शक्लें बना रहे हैं, सर कह रहे थे कि ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं। फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला इसमें एक चीज़, चलिए फॉर्मूला पहले लिखता हूँ। ये आर कैसे निकलेगा? आर ऐसे निकलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट, ये आर का फॉर्मूला हो गया। अल्फ़ा कैसे निकलेगा? टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अगर आपको ए और बी पता है, ये F1 और F2 पता है, अगर F1 F2 लिखूंगा तो ये F हो जाएगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2। तो अगर आपको ए और बी पता है और थीटा पता है तो ये पता होंगे, वरना तो आप ये वेक्टर्स बना ही नहीं सकते। ए का पता होगा तो ए की मैग्नीट्यूड ड्रॉ करोगे, बी का पता होगा तो बी का थीटा पता होगा, जब भी तो ये थीटा ड्रॉ करोगे। तो ए और बी और थीटा ही है तीनों फॉर्मूलों में ना, आर भी निकल आएगा और टेंजेंट अल्फा भी निकल आएगा। सही है? अच्छा, अब हुई ना मर्दों वाली बात, बाज़ लोग अभी भी जमाइयाँ ले रहे हैं। अब हम इसको परखते हैं, कैसे परखते हैं? जो कल हमने एग्जाम्पल की थी हेड टू टेल रूल से, इस फॉर्मूले से करके देखते हैं क्या वही आंसर आएगा या कि नहीं आएगा। उसमें अब हमें ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूले डिराइव इस शक्ल से होते हैं, इससे डिराइव होते हैं, डेरिवेशन हमारी बुक में नहीं है। बस एक आखिरी बात सुन ले, मैंने कहा था पैरेललोग्राम के आमने सामने की साइड बराबर हैं, तो देखो अगर ये वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर ए है, और अगर ये वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर। तो अगर आप इसको वेक्टर बी मान लो और अब इसको भूल जाओ तो ये हेड टू टेल रूल ही बन गया बेसिकली। पहले वेक्टर ए है, पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल, तो ये दूसरे वेक्टर ड्रॉ हो गया, तो ये दूसरे वेक्टर का हेड। रिजल्टेंट कैसे होगा? पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर का हेड। तो इसको अगर देखोगे ट्रायंगल को तो ये वही हेड टू टेल रूल मेथड है, लेकिन एक्चुअल में पैरेललोग्राम मेथड ये नहीं कहता। पैरेललोग्राम मेथड क्या कहता है? आप दोनों वेक्टर्स की टेल को मिला दो, पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर दो, और जहाँ से टेल मिलाई है वहाँ से डायगोनल ड्रा करो, वो डायगोनल आपका क्या होगा? रिजल्ट। हेड टू टेल रूल इसके अंदर खुद ही छुपा हुआ है, इसलिए आंसर वही आएगा जो हेड टू टेल रूल से आता है। ठीक है? अच्छा, अब ये उतार लो, फिर वो देखते हैं। अब अगर मैंने देखिए आपको बताया था, अगर ए की जगह में F1 ले लूँ और बी की जगह में F2 ले लूँ, तो रिजल्टेंट को मैं क्या कहूँगा? F। तो फॉर्मूला में क्या बन जाएगा? F इजिकल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ए की जगह F1, बी की जगह F। तो टेंजेंट के फॉर्मूले में क्या हो जाएगा? यहाँ बी था तो F2, यहाँ ए था तो F1, यहाँ बी था तो F2। नॉर्मली हमें डायरेक्शन निकालने को नहीं कहा जाता एग्जाम में, सिर्फ क्या निकालना होता है? मैग्नीट्यूड। तो कल जो हमने क्वेश्चन लिया था, कल हमने क्या क्वेश्चन लिया था कि F1 16 न्यूटन है और F2 10 न्यूटन। वैसे तो आपको थीटा भी दिया होगा, तो आप थीटा भी यहाँ पुट कर दोगे और सारा एक साथ सवाल। मैं तो आपको ये समझा रहा हूँ कि अगर हमने थीटा की वैल्यू चेंज करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? तो पहले मैंने थीटा के बगैर हल किया और फिर आखिर में थीटा पुट किया, आप यहीं पे थीटा पुट कर देंगे डायरेक्ट। सही है ना? आपको तो एक सवाल दिया होगा, इस तरह के 4 सवाल नहीं दिए होंगे। ठीक है, तो मैंने कहा चलें पहले थीटा के बगैर देखते हैं। F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस, वैल्यूज़ रखी, F1 का स्क्वायर यानी 16, F2 का 10 प्लस 2, F1 की जगह 16, F2 की जगह 10 कॉस थीटा। 16 का स्क्वायर 256, 10 का स्क्वायर 100, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, 2, 16, 10, 320 कॉस थीटा। 256 प्लस 100 356, 320 कॉस थीटा। अब देखिए हम हमेशा जितने भी आगे सवाल कर रहे हैं F1 यही रहेगा, F2 तो यहाँ तक तो यही सोल्यूशन आएगा, सिर्फ क्या चेंज होगा? तो मैंने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, मैं इससे आगे सॉल्व करूँगा, इसलिए मैंने ये काम किया कि मुझे बार बार ये काम ना करना पड़े। तो अब जब मैंने थीटा को 90 लिया
तो इस इक्वेशन में मैंने थीटा की वैल्यू पुट कर दी 356 प्लस 320 cos 90। cos 90 क्या होता है 0, 320 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, तो 356 बच गया, इसका अंडर रूट आ गया 18.86। कल जब हमने ग्राफिकल मेथड देखा था तो 19 हमारा आंसर आया था, सही है। फिर हमने सेकंड केस में थीटा 45 लिया था, अगेन यहाँ पर थीटा की जगह क्या लिख दिया 45, cos 45 0.707, 320 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, दोनों को ऐड किया ये आ गया, अंडर रूट लिया ये आ गया। कल भी तकरीबन यही था, 22 है 23 ऐसे ही कुछ आया था। अब 0 और 180 डिग्री के लिए आप खुद करें इसको, बल्कि घर पे जाके आप 30 के लिए भी करें, 60 के लिए भी करें, 120 के लिए भी करें, 150 के लिए भी करें, तो आपको पता चल जाएगा कितना फ़र्क पड़ रहा है आंसर में। मैंने बताया था ना, 0 से जैसे जैसे आगे जाते जाओगे आंसर क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। सबसे छोटा कहाँ पर होगा 180 पर, ठीक है। अब एग्ज़ाम में ग्राफिकल मेथड का सवाल आज तक नहीं आया, लेकिन ग्राफिकल मेथड से एक्चुअल फील आती है, वेक्टर समझ में आते हैं कि वेक्टर एडिशन में और स्केलर एडिशन में फ़र्क क्या है, यही कल समझाया था। और रिजल्टेंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, रिजल्टेंट की, वैसे तो यहाँ भी अल्फ़ा निकालेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है भाई। ये दोनों तो अभी खुद करो ना, मैं चेक कर रहा हूँ, ये घर से जाके करके लाना।